नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी की चर्चा की थी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 महत्वपूर्ण माप होते हैं: मीन, मीडियन और मोड, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्यमान की गणना करने की अलग-अलग विधियों, मध्यमान की विशेषताओं और मध्यमान का प्रयोग कब किया जाना चाहिए इस बारे में जानेंगे। तो आइए मध्यमान को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं कुछ सरल रोचक उदाहरणों से। कुछ दोस्तों ने पेड़ से आम तोड़े। उनमें से एक के हाथ 3 आम लगे, दूसरे के 6 और इसी प्रकार इस संख्या में उन्होंने आम तोड़े। अब दोस्तों के पास आमों की संख्या का औसत क्या है, यह जानने के लिए हमें आमों की संख्या को जोड़ना होगा और फिर दोस्तों की संख्या से भाग देना होगा। यहाँ हमने सभी आमों की संख्या को जोड़ दिया है और कुल दोस्तों की संख्या 6 है, जिससे उसे भाग दे दिया है। तो यह एवरेज संख्या हमें प्राप्त हुई 6। तो इस प्रक्रिया में हमने पहले जोड़ने का काम किया, फर्स्ट एडिशन एंड देन डिवीजन। तो इस तरह जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ वह मूल्य पूरी अंक सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। आज पूरा विश्व और हमारा देश कोविड संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। प्रतिदिन हम देश में कोरोना मरीजों की संख्या के आंकड़े समाचार पत्रों और टीवी पर देखते हैं। इस स्लाइड में भारत में 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या, उनकी रिकवरी रेट इत्यादि के आंकड़े दर्शाए गए हैं। इन 7 दिनों में मरीजों की संख्या का औसत क्या रहा, नए मरीज कितने बढ़े, इस चीज को यदि हम जानना चाहते हैं तो इसमें 30 जून के से लेकर 6 जुलाई तक के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। यदि हम औसत जानना चाहते हैं तो हमें 30 जून की संख्या से लेकर 6 जुलाई तक के आंकड़ों को जोड़ना होगा और 7 दिन का भाग देना होगा। इससे हमें औसत मरीजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम रिकवरी के आंकड़े देखें, 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक के मरीजों की रिकवरी के आंकड़े दर्शाए गए हैं। यदि हम औसत रिकवरी रेट जानना चाहते हैं तो हमें इन सबको जोड़कर 7 का भाग देना होगा। तो यह संख्या हमें दर्शाती है मरीजों की औसत 7 दिन की रिकवरी को। इस प्रकार जो संख्या पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है वह मूल्य औसत मूल्य या मध्यमान या मीन कहलाता है। हम मध्यमान को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर और विश्वसनीय माप है। मध्यमान किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान या औसतांक कहते हैं। मध्यमान को हम m के द्वारा दर्शाते हैं। मीन हमें तब प्राप्त होता है जब हम समस्त आंकड़ों की वैल्यू को जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, यानी इस प्रक्रिया में फर्स्ट एडिशन एंड देन डिवीजन। मध्यमान ज्ञात करने की विधियां। हमारे पास आंकड़े 2 तरह से दिए हुए हो सकते हैं: अव्यवस्थित प्रदत्त अनग्रुप्ड डेटा, व्यवस्थित प्रदत्त ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा वो है जिसे आवृत्ति वितरण के रूप में नहीं लिखा गया है, जब प्राप्तांकों की संख्या कम होती है और उन्हें घटते या बढ़ते क्रम में लिख दिया जाता है और हम उसका मध्यमान ज्ञात करते हैं। ग्रुप डेटा वो है जब प्राप्तांकों के वर्गांतर बनाकर वर्गांतरों के सामने उनकी आवृत्तियों को दर्शाया जाता है, तो वह ग्रुप डेटा कहलाता है, यानी उसे समूहबद्ध किया जाता है। ग्रुप डेटा का मीन निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है दीर्घ विधि, जिसमें समय अधिक लगता है और इस विधि में गणना अधिक करनी पड़ती है। दूसरी है संक्षिप्त विधि, जिसे काल्पनिक मध्यमान विधि भी कहते हैं। इसमें समय कम लगता है और कैलकुलेशन भी, गणना कम करनी पड़ती है। इसे हम कल्पित मध्यमान विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कल्पित मध्यमान ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना करना। इसके लिए फार्मूला है m बराबर सिग्मा x अपॉन m। कैपिटल सिग्मा जो कि ग्रीक लेटर है, जिसका अभिप्राय है सम ऑफ या समेशन। सिग्मा x हो गया अंकों का योग और n है अंकों की संख्या। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं।
विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों के मध्यमान की गणना करना। ये विद्यार्थियों के 10 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं। अब हम इसका मध्यमान ज्ञात करने के लिए दिए गए प्राप्तांकों को जोड़ते हैं, जिससे हमें प्राप्त हुआ 79। n यहाँ पर है 10। 79 में 10 का भाग देने पर हमें मीन प्राप्त होता है 7.9, यानी इन अव्यवस्थित प्राप्तांकों का मीन है 7.9। इसी तरह से जब हमें व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना करनी होती है, तो इसकी जैसा मैंने बताया कि 2 विधियां हैं। हम पहली विधि की चर्चा करते हैं, दीर्घ विधि। इस विधि के लिए सूत्र है सिग्मा fx अपॉन n। x यहाँ पर वर्गांतरों का मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, f आवृत्ति है, सिग्मा fx होगा आवृत्ति और मध्य बिंदु के गुणनफल का योग, और n है कुल आवृत्तियों की संख्या। इस सारणी में हमारे पास वर्गांतर और उनके समक्ष आवृत्तियां लिखी गई हैं। अब हम इसका मीन दीर्घ विधि से किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम वर्गांतरों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु यानी x मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम वर्गांतर की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ हमने 50 और 54 को जोड़कर 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 52। इसी प्रकार 45 और 49 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 47। इसी तरह से सभी वर्गांतर का मिड पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। सभी वर्गांतरों का मिड पॉइंट ज्ञात करने के बाद हम मिड पॉइंट x को आवृत्ति f से गुणा करते हैं और वर्गांतर के सामने के कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ हमने 52 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 104 यहाँ इस कॉलम में लिख देते हैं। इस प्रकार हम सभी आवृत्तियों को मिड पॉइंट से गुणा कर fx के कॉलम में लिख देते हैं। इन सब को जोड़ने पर हमें सिग्मा fx की वैल्यू प्राप्त होती है। सिग्मा fx की वैल्यू है 815। यहाँ पर n है 25, यानी कुल नंबर है 25। अब हम इन दोनों का मूल्य फॉर्मूले में पुट करते हैं, 815 बाई 25, और हमें मीन प्राप्त होता है 32.6, यानी हमारी मीन वैल्यू है 32.6। यहाँ हमें गुणा भाग अधिक करने पड़े। यदि आंकड़ों की संख्या अधिक हो तो यह अधिक जटिल विधि हो जाती है। इसलिए अब हम देखते हैं कि इसकी संक्षिप्त विधि कौन सी है। अब हम इन वर्गांतर में व्यवस्थित प्राप्तांकों का संक्षिप्त विधि से मध्यमान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम उसी प्रकार मिड पॉइंट x ज्ञात करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देकर हम सभी x पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम कल्पित मध्यमान ज्ञात करते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाला वर्गांतर मध्यवर्ती वर्गांतर कहलाता है। इस वर्गांतर का मध्य बिंदु कल्पित मध्यमान होता है। जैसे इस टेबल में 30 से 34 वाला वर्गांतर जिसकी की आवृत्ति 5 है, जो सबसे अधिक है, तो इसका मध्य बिंदु 32 ही अज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान कहलाएगा। यदि एक से अधिक वर्गांतरों की आवृत्तियां सबसे अधिक और समान हो तो मध्य के वर्गांतर से ही कल्पित मध्यमान लेना अच्छा रहता है। कल्पित मध्यमान ज्ञात करने के बाद हम विचलन d ज्ञात करते हैं। इसके लिए जिस वर्गांतर में अज्यूम्ड मीन को मानते हैं उसके सामने d वाले कॉलम में हम 0 लिख देते हैं, यानी इसका विचलन 0 है। विचलन d ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु में से अज्यूम्ड मीन को घटाकर क्लास इंटरवल का भाग देते हैं, तो हमें विचलन d ज्ञात होता है। जैसे यहाँ हम यदि देखें तो यहाँ x है 37 और अज्यूम्ड मीन हमारा है 32, तो हम 37 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, और 5 यहाँ वर्गांतर हमारा क्या है 5, तो 5 से डिवाइड करने पर हमारा विचलन क्या आएगा +1। तो इसी प्रकार हम प्रत्येक वर्गांतर का विचलन ज्ञात करके उसे d वाले इस कॉलम में लिख देते हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जिस तरफ मध्य बिंदु का मान बढ़ रहा है उधर विचलन क्रमशः +1, +2, +3 और +4 हो रहा है, और जिस तरफ मध्य बिंदु का मान घट रहा है
उधर विचलन -1, -2, -3 और -4 हो रहा है। अब हम FD की वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्गांतर के सामने की आवृत्ति का गुणा विचलन से करते हैं, और यहाँ हमने 4 into 2 किया तो 8 प्राप्त हुआ, 3 into 2 6। इसी तरह से हम FD की गणना कर लेते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव FD की संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेते हैं। सिग्मा FD ज्ञात करने के लिए यहाँ हमारे पास +23 आया है और -20 आया है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास सिग्मा FD की वैल्यू आएगी 3। तो इस तरह से हमने एज्यूम्ड मीन माना है 32, क्योंकि इस वर्गांतर की आवृत्ति सर्वाधिक थी। सिग्मा FD की वैल्यू आई है हमारे पास 3, 23 और 20 हमारे पास था, माइनस करने पर हमें प्राप्त हुआ 3, और n है हमारे पास 25, यानी कुल आवृत्ति है 25, और वर्गांतर है हमारे पास क्लास इंटरवल 5। तो हमारे पास सभी मूल्य आ चुके हैं। इनकी वैल्यूज को अब हम फार्मूले में रखते हैं। 32 प्लस सिग्मा FD 3 है, 3/25 इंटू क्लास इंटरवल 5। इसे सॉल्व करने पर सबसे पहले बॉड मास में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर 15 इंटू 25 आया। इसे हल करने पर 32 प्लस 3/5, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 6, और मीन वैल्यू हमारे पास आ गई 32.6। यानी दोनों ही विधियों से मीन की गणना करने पर मीन की वैल्यू हमें समान ही प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ एज्यूम्ड मीन मानने से हमें गणना कम करनी पड़ती है और समय भी कम लगता है। अब हम देखते हैं मध्यमान की विशेषताएं। मध्यमान वितरण के प्रत्येक अंक से प्रभावित होता है, यानी प्रत्येक अंक मध्यमान को प्रभावित करता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आपने 5 स्टूडेंट्स पर कोई परीक्षण डाला है और उनके अंक आए हैं, एक विद्यार्थी के 6, 7, 8, 9 और 5 आए हैं, तो इनका कुल टोटल हुआ 35। इसे आपने 5 से डिवाइड किया तो आपका मीन आया 7। अब आपने एक कॉपी को दोबारा चेक किया, आपने देखा अरे टोटलिंग की कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस स्टूडेंट के 8 नंबर नहीं 6 नंबर हैं। तो अब यदि पुनः आप उन्हें जोड़ते हैं 6 + 7 + 6 + 9 + 5, तो यह कुल होगा 33, और इसे जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन हो गया 6.6। यानी एक विद्यार्थी के अंक में भिन्नता होने पर मीन में भी परिवर्तन होता है। इस तरह से मीन प्रत्येक प्राप्तांक से प्रभावित होता है। मध्यमान दिए हुए वितरण का संतुलन बिंदु होता है। इससे लिए गए धनात्मक विचलनों और ऋणात्मक विचलनों का योग 0 होता है। जैसा अभी हमने कल्पित मध्यमान विधि में देखा और D ज्ञात किया, तो हमने +1 +2 +3 +4, और नीचे जहां मिड पॉइंट घटते हुए क्रम में था वहां विचलन -1 -2 -3 और -4। तो इन विचलनों का योग जो है वो 0 आएगा। इसलिए मध्यमान को केंद्र बिंदु या संतुलन बिंदु भी कहा जाता है। किसी भी अंक श्रृंखला के सिरों पर अति के मूल्य एक्सट्रीम वैल्यू होने पर मध्यमान गंभीर रूप से प्रभावित होता है। जैसे यदि आपने स्टूडेंट्स के ऊपर कोई टेस्ट डाला है, मान लीजिए स्टूडेंट्स के अंक आए हैं 95, 97, 94, 89, और एक स्टूडेंट के अंक बहुत कम आए हैं, 5 आए हैं। तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके अंकों को जोड़कर यदि आप 5 का भाग देते हैं तो आपका मीन आएगा 76। अब 76 का जो आंकड़ा है वो किसी भी विद्यार्थी के अंक के करीब नहीं है। ऐसी स्थिति में मीन प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कि मीन एक्सट्रीम वैल्यू से, यहाँ एक्सट्रीम वैल्यू 5 थी, तो मीन एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत अधिक प्रभावित होता है, और ऐसी स्थिति में यह आंकड़ों के बारे में सही सूचना नहीं देता है। मध्यमान की एक विशेषता ये भी है कि यदि आंकड़ों में हम निश्चित राशि यानी फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट को जोड़ दें या घटा दें, तो मध्यमान भी निश्चित राशि के बराबर घटता या बढ़ता है। इसी तरह से यदि निश्चित राशि से आंकड़ों को गुणा करते हैं तो मध्यमान भी निश्चित राशि के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इस चीज को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक परिवार के सदस्य हैं। यहाँ इन सदस्यों की आयु को दर्शाया गया है। पिता की आयु 40 इयर्स,
माता 35 इयर्स, पुत्र 8 इयर्स और पुत्री 5 इयर्स। यदि हम इस परिवार की औसत आयु ज्ञात करना चाहें तो इन सभी सदस्यों की आयु को जोड़कर हमने 4 का भाग दे दिया, तो मीन वैल्यू हमें प्राप्त हुई 22। अब यदि हम कहें कि 5 वर्ष के बाद इन सदस्यों की आयु कितनी होगी, यानी कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक सदस्य की आयु में हम 5 जोड़ देते हैं। 5 वर्ष बाद आयु पिता की 45, माता की 40, पुत्र की 13 और पुत्री की 10 इयर्स हो गई। इन सबको जोड़कर हम जब 4 का भाग देते हैं तो मीन वैल्यू हमें प्राप्त हुई 27, यानी हमने 5 वर्ष की वृद्धि कर दी, प्रत्येक की आयु में 5 वर्ष जोड़ दिए, तो मीन वैल्यू भी 5 ही बढ़ जाती है। यानी पहले हमें 22 प्राप्त हुआ था, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 बढ़ने पर 27। इसी तरह से यदि हम आयु में 2 का गुणा कर दें, यानी सबकी आयु डबल कर दें, तो मीन भी डबल हो जाएगा। जैसे गुणा करने पर हमें ये आयु प्राप्त हुई प्रत्येक सदस्य की, और इनको जब हम जोड़ते हैं और 4 का भाग देते हैं 176/4, तो मीन वैल्यू हमें प्राप्त होगी 44। यानी 2 से गुणा करने पर मीन की वैल्यू में भी दुगनी वृद्धि हो जाती है। पहले मीन 22 था और 2 से गुणा करने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, 44। तो ये मीन की विशेषता है कि निश्चित राशि से गुणा करने पर या जोड़ने या घटाने पर मीन की वैल्यू में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। मध्यमान का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, व्हेन टू यूज मीन। जब हमें शुद्ध और विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की गणना करनी हो तब मध्यमान ही ज्ञात करना चाहिए। जब वितरण के प्रत्येक अंक को महत्व देना हो तब हम मीन की गणना करते हैं। और सबसे मुख्य बात कि मीन का मान तभी प्रतिनिधित्वकारी होगा जब वितरण सामान्य हो, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह से जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है तभी मीन की गणना करना अधिक उपयुक्त होता है। जब बहुलांक की गणना करनी हो तब भी हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार जब 2 समूहों की तुलना करनी हो तब भी मीन सबसे अच्छा माप होता है, यानी 2 समूहों की विशेषताओं की तुलना हम मीन वैल्यू के द्वारा कर सकते हैं। मध्यमान की कुछ सीमाएं भी हैं। जब हमारा अंक वितरण असामान्य हो, असिमेट्रिकल हो, तब मध्यमान का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब दिया गया अंक वितरण अपूर्ण हो या ओपन एंडेड हो, मुक्त छोरों वाला हो, तब भी मीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वीडियो में हमने मीन और उसे ज्ञात करने की विधियों को सीखा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीडियन और मोड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।